हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड एंड थर्ड फीचर्स ऑफ सेल, मतलब कि आज के इस वीडियो में हम लोग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट इनसाइड, यहाँ पर कंटेन होगा, कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, ये है सेल और सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। अब क्या कहते हैं कि इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, और या तो फिर कह सकते हो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होता है आउटसाइड, सबसे आउटसाइड में क्या होता है कि वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि इसके अंदर ही होगा, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आगे जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। अभी बस बता देती हूँ कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के भी आउटसाइड में एक लेयर होता है, जैसे मतलब कि सबसे आउटसाइड जो होता है न्यूक्लियस का, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मतलब कि इस न्यूक्लियस के बाहर होता है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मतलब ये जो एरिया है इसके अंदर नहीं होता है, इसके बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये क्या होता है, वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये हेल्प किस चीज में करती है, तो ये करती है हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस में एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उस मटेरियल का अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग मटेरियल बनाता है। अब क्या क्या होता है तो वो हम लोग आगे जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी बस बता देती हूँ कि ये जो ऑर्गेनेल्स अलग अलग होते हैं ना, वो सब आपस में क्या करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, फैट सिंथेसाइज करता है। तो वो प्रोटीन एंड फैट को जहां जहां जरूरत होती है, जैसे कि फैट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जरूरत होता है तो उसे वहां पर जाता है। वही अगर कोई एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है तो वो कहाँ पर जमा होता है, वैक्यूल में जमा होता है। तो वैक्यूल के पास मतलब कि उसे वहां से वहां तक लेकर जाने में हेल्प कौन करता है, तो साइटोप्लाज्म करता है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म वो नहीं कि खुद ले लेता है किसी सामान को और जाकर वहां पर पहुंचा देता है। इसे हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी एग्जांपल से, जैसे एक तालाब होता है। तालाब में क्या होता है ना कि सपोज करो बहुत बड़ा तालाब है और उसमें बहुत सारे नाव चल रहे हैं। तो नाव को समझ लो कि नाव एक ऑर्गेनेल से, ठीक है। अब इन ऑर्गेनेल्स को चलने में हेल्प कौन कर रहा है, तो वो वाटर कर रहा है जो कि उस पॉन्ड में है। मतलब कि वैसा ही सारा ऑर्गेनेल्स जो होता है, ऑर्गेनेल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कौन करता है, वो करता है ये साइटोप्लाज्म। कंटेन्स मेनी सेल ऑर्गेन्स, वही सारे सेल ऑर्गेन्स रहते हैं जो कि अपने एक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने में हेल्प कौन करता है, तो वो करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो कि सारे सेल प्रोसेस करते हैं, जो कि है न्यूक्लियस। अब देखिए चलो बढ़ते हैं थर्ड फिजिकल फीचर्स जो कि है न्यूक्लियस। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा फीचर्स इंपॉर्टेंट ही है बट उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये दिमाग होता है किसका, एक सेल का। अब समझते हैं इसके बारे में। देखो अब तो अभी तक हम लोग सेल को कैसे बना रहे थे, इस तरीके से बना रहे थे, ये न्यूक्लियस होता है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब हम लोग इस न्यूक्लियस को भी बड़ा बनाएंगे, कैसे करके तो पहले पढ़ते हैं उसके बाद। इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन जो कि फर्स्ट फिजिकल फीचर्स था, सेल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डबल लेयर्ड, डबल लेयर में ये बना हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से ये बने हुए रहते हैं, कुछ ऐसे ही बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है, तो इसका ये जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। ये क्या होता है, ये डबल लेयर होता है एंड इसके बीच में पोर्स होते हैं। क्या होता है, इट हैज सम पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इन सब के बीच में क्या क्या होता है ना, पोर्स होता है। अब पोर्स से हेल्प क्या करता है, तो मटेरियल को ट्रांसफर करने में वो हेल्प करता है।
अब जैसे देखो कि अगर कोई रूम पैक है और उसमें तुम रह रहे हो तो बाहर से क्या आएगा, एयर को आना जरूरी है, बाहर से सामान आएगा, खाना खाना जरूरी है। तो देखो बाहर से सामान आएगा तो वैसे ये जो न्यूक्लियस है इसमें भी तो बाहर से सामान आएगा, तो वो कहाँ से आएगा, तो उसको आने के लिए उसमें पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू वो सामान, वो जो मटेरियल होता है बाहर से, मतलब कि वो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियस के अंदर आता है। अब देखो जैसे कि उसको जरूरत रहता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन कहाँ से आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है, तो वो वहां से कहाँ पर आता है, न्यूक्लियस के अंदर में आता है। हेल्प कौन करता है आने में, तो उसको साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, ठीक है। इट कंटेन्स क्रोमोसोम, अब इसमें क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम, इसमें होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये है क्रोमोसोम, और इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, ये जो देखो ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मैं सेल का डायग्राम बना रही हूँ, तो ये सेल नहीं है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका ये डायग्राम है कि पहले उसका क्या होता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या, न्यूक्लियोलस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम रहता है, या तो फिर कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम रहता है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्रोमेटिन क्या होता है, तो देखो क्रोमोसोम ही जब कंडेंस हो जाता है, अब क्रोमोसोम कंडेंस कब होता है, तो देखो जब डिवीजन करना रहता है सेल को, तो उस टाइम में क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, क्रोमेटिन बना लेता है। अब इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब तक क्लास में टीचर नहीं आए रहते, सारे बच्चे क्लास में इधर से उधर घूम रहे रहते, उधर मचाते रहते हैं, बट जैसे ही पता चलता है कि सर क्लास में आ रहे हैं तो सारा बच्चा अपना सीट पकड़ के बैठ जाता है। तो वैसे क्रोमोसोम क्या होता है ना कि पूरा न्यूक्लियोलस के अंदर में फैला हुआ रहता है, बट जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है उस टाइम में क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाता है और कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। अब जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इधर आ जाता है, एक उधर चला जाता है, मतलब कि जब ये दो सेल बन जाते हैं उस टाइम में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ होता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम के अंदर होता है दो चीज, एक तो डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए कोई छोटा टॉपिक नहीं है, डीएनए के अंदर भी बहुत कुछ होता है। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कंटेन्स, अब इसके अंदर भी होता है, देखो सबसे पहले होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, तो इनहेरिटेंस फीचर्स होता है जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाना रहता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका बॉडी का पार्ट्स ऐसा होगा बहुत सारे जो कि आपके पेरेंट्स से मैच करते होंगे, जैसे कि मेरे हेयर जो है मेरी मम्मी से मैच करती है, मेरे कान छोटा सा है जो कि हमारी मम्मी से मैच करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जीन्स होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, मम्मी पापा से बच्चों में वो आते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर रहता है, तो वो डीएनए के अंदर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीन्स कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब देखो इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर, आरएनए होता है, यहाँ पर जीन्स होती है, और क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये खत्म हो गया, न्यूक्लियस खत्म हो गया, नहीं, ये जो है ना ये सब खुद में अब बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि डीएनए को हम लोग लेंगे तो डीएनए का भी क्या होता है, लेंथ मेजर किया जाता है, उसका डायमीटर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो सेल होता है ये खुद में एक इतना छोटा होता है कि इसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब उसके अंदर में भी न्यूक्लियस होता है जो कि उससे भी छोटा होगा, उसके अंदर में भी क्रोमोसोम होता है, और फिर उसमें डीएनए होता है। इससे एक बात पता चलता है कि देखिए मेरे जो बायोलॉजी के टीचर है ना, वो मुझे एक बात बताते हैं कि ये जो बायोलॉजी होता है वो एक प्याज की तरह होता है। प्याज में क्या होता है, आई थिंक आप लोग बचपन में कभी सोचते होंगे कि इसे छिलेंगे तो इसके अंदर में कुछ नया कुछ मिलेगा, बट हम लोग इसको छिलते जाते वो कभी खत्म ही नहीं होती।
तो ये जो हमारा बायोलॉजी है ना, ये कुछ ऐसा ही है, इसको अगर आप कितना भी छीलेंगे ना, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे, उसके बाद आप बड़े होंगे तो बचपन से जब आप बड़े हुए होंगे तो आप पढ़ते होंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम के बारे में पढ़ी होंगी। फिर उससे भी बड़े हुए तो हम लोग ऑर्गन के बारे में पढ़े कि अलग अलग ऑर्गन होती है जिसके मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है। अब ऑर्गन के अंदर भी हम लोग क्या पढ़े, टिश्यू पढ़े कि टिश्यू क्या होता है, कि टिश्यू से मिलकर के एक ऑर्गन बना हुआ रहता है। फिर उससे भी नीचे आए तो हम लोग क्या पढ़े कि टिश्यू भी होता है, वो बहुत सारे सेल जब कंबाइन होती है तो एक टिश्यू बनाती है। अब सेल में भी बहुत कुछ पढ़े, जो कि होता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर पढ़े तो न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़े, उसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। फिर उसके अंदर पढ़े कि क्रोमोसोम होता है, फिर डीएनए, आरएनए होता है। तो ये क्या है, एक प्याज की तरह है, इसको जितना छीलो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब वही हम लोग डीएनए, जब आप लोग बड़े होंगे तो पढ़ेंगे कि डीएनए में भी बहुत सारे कुछ होती है, उसका डायमीटर मेजर किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि डायमीटर, उसका डायमीटर आई थिंक 20 के आसपास। अब ए का फुल फॉर्म क्या होता है आई डोंट नो दैट, बट 20 के आसपास होता है। और उसका जो लेंथ होता है ना, मतलब डीएनए की जो लेंथ होती है ना, आप कुछ ऐसा डीएनए देखते होंगे, कुछ इस तरीके से ये डीएनए होता है। अब इसका ये जो लेंथ होता है ये आई थिंक दैट की 34 ए होता है। अब ए का मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि उतना मैं भी नहीं पढ़ी हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि डीएनए में क्या होता है, इनहेरिटेंस फीचर्स होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। आप बहुत जगह देखते होंगे कि अब नया तरीका का मतलब कि किसी भी फ्रूट का एक डीएनए ले लिया जाता है, दूसरे का डीएनए ले लिया जाता है और उससे एक नया तरीके का फ्रूट बनाया जाता है। आप देखे होंगे कि चाइना में एक वीडियो आई थिंक दैट जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो ये था कि जब आम को काटा गया ना तो उसके अंदर बीज ही नहीं था। तो वो कैसे किया होगा, वो कुछ किसी ऐसे फल का डीएनए लिया होगा जो कि जिसमें कि बीज ना होता हो और उससे उसको बनाया गया होगा। आई थिंक दैट कि जब हम भी पढ़ेंगे ना वो डीएनए के अंदर के बारे में, तो हम भी एक ऐसा तरबूज बनाएंगे जिसके अंदर बीज ना हो, क्योंकि उसको खाने के बाद उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज रहता है और जो खाते टाइम में परेशान करती। तो देखो कुछ ऐसा था हमारा ये न्यूक्लियस। आई थिंक दैट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वो क्या होता है, वो डबल लेयर होती है, उसमें पोर्स होती है। पोर्स क्यों होती है, क्योंकि ना बाहर से सामान को मतलब कि साइटोप्लाज्म से सामान को उस न्यूक्लियस के अंदर आना रहता है। उसके बाद पढ़ेगा उसमें क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से बनी होती है। डीएनए में इनहेरिटेंस फीचर्स होती है जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन या पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर आती है। फिर उसके बाद पढ़े कि डीएनए का भी जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसे हम लोग जीन्स कहते हैं। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बनाए यहाँ पर सेल, तो इसमें क्या है ना कि न्यूक्लियस को मैंने सेंटर में डाला है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, वो क्या होता है इधर साइड में रहती है। और इसका शेप जो मैं गोल बनाई हूँ ना, ये किसी भी शेप का हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वैक्यूल होता है। वैक्यूल देखिए, जिसमें बड़ा वैक्यूल होगा उसमें जो न्यूक्लियस होगा ना वो साइड में चला जाता है, बट जिसमें छोटा होता है उसमें सेंट्रली लोकेटेड होता है। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये वैक्यूल जो होता है ये कभी बड़ा और कभी छोटा कैसे होता है। तो देखो प्लांट्स में जनरली जो वैक्यूल होता है वो छोटा ही होता है, बट एनिमल्स में कभी बड़ा भी रहता है कभी छोटा भी रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो कुछ प्लांट्स के कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसको रैपिडली डिवाइड करना रहता है। इसे आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे देखिए कि हम लोग को कहीं जाना रहता है तो क्या हम लोग पूरा घर उठा कर चले जाते हैं, नहीं ना, कुछ ही सामान को लेकर जाते हैं। तो वैसा ही होता है कि जब सेल को बार बार डिवाइड करना रहता है तो वो ज्यादा कुछ जमा नहीं करता, ज्यादा कुछ स्टोर नहीं करता है। वो मतलब जितना उसको जरूरत रहता है वो लेता है और फिर वापस उसको डिवाइड करना रहता है। और डिवाइड करते टाइम उसके पास कुछ भी स्टोर मटेरियल नहीं होना चाहिए, वो जितना ही वो यूज हो जाना चाहिए, उसमें कुछ भी स्टोर्ड नहीं रहना चाहिए। तो देखो उस टाइम में क्या होता है कि उस टाइम में वो जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, बट कुछ ऐसे परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल होते हैं प्लांट्स में जो कि ना डिवाइड नहीं करते। आफ्टर सम टाइम वो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं और उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो उसमें जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में चला जाता है। और दूसरा बात हम क्या समझे कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये सिर्फ गोल ही नहीं होता, ये किसी भी शेप का ये हो सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर वैक्यूल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वहां पर
न्यूक्लियस अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये सेंट्रली लोकेटेड के साथ साथ ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है, तो देखो अब जैसे देखो हमें अभी बताया कि क्रोमोसोम होता है जो कि जनरली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैला हुआ रहता है, बट जैसे ही उसमें सेल डिवाइड होना रहता है तो वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो थिक बन जाता है। तो थिक बनने के बाद कुछ ऐसा होकर वो डिवाइड हो जाता है और फिर ये दो अलग अलग सेल में बन जाते हैं। तो ये किसमें न्यूक्लियस इसमें क्या करते हैं, सेंट्रली इसमें मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो होता है वो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।